तो हम बात कर रहे थे कोलॉइड विलयन बनाने की विधियां, जिसमें दो प्रकार की विधियां थी, परिक्षेपण विधियां और संघनन विधियां। परिक्षेपण विधियां हमने पढ़ ली थी, तीन थी परिक्षेपण विधियों में। एक तो हमारे पास थी यांत्रिक परिक्षेपण, एक ब्रैडिक आर्क विधि और एक पेप्टीकरण। अब हम बात करेंगे संघनन विधियों की। संघनन विधियां, कंडेंसेशन मेथड्स। संघनन विधियों में, कंडेंसेशन मेथड्स में हमारे पास पहली आती है ऑक्सीकरण द्वारा बाय ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण द्वारा हम अधातुओं के सॉल्ट बनाते हैं। इसके द्वारा अधातुओं के सॉल्ट बनाए जाते हैं। Salts of non-metals are formed by this method. तो ऑक्सीकरण विधि द्वारा अधातुओं के सॉल्ट बनाए जाते हैं। सॉल्ट्स ऑफ नॉन मेटल्स कैसे इसमें रहता है, जैसे 2H2S प्लस O2, इसका ऑक्सीकरण करवाया, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाई, तो हमारे पास बनेगा 2H2O प्लस 2S। 2H2S की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाई, S हटके O आ गया, सल्फर बचा। यहाँ पर सल्फर का ऑक्सीकरण होता -2, यहाँ पर हो जाता 0। तो सल्फर -2 से 0 में गया, वृद्धि हुई, मतलब ऑक्सीकरण हुआ, तो ये सॉल बन गया, सल्फर सॉल। और सल्फर एक अधातु है। इस तरीके से ऑक्सीकरण द्वारा अधातुओं के सॉल बनाए जाते हैं। दूसरी विधि है इसमें अपचयन द्वारा बाय रिडक्शन। तो अपचयन द्वारा धातुओं के सॉल्ट बनाए जाते हैं। अपचयन द्वारा धातुओं के सॉल्ट बनाए जाते हैं। सॉल्ट्स ऑफ मेटल्स आर फॉर्म्ड बाय रिडक्शन। तो ऑक्सीकरण द्वारा धातुओं के सॉल्ट बनते हैं, जबकि अपचयन द्वारा धातुओं के सॉल्ट बनते हैं। अपचयन में जैसे क्या रह रहा है कि जैसे AuCl3 प्लस 3SnCl2, इनकी क्रिया हुई, ये हमारे पास बनेगा, ये 2AuCl3 रहता है, तो 2Au प्लस 3SnCl4। यहाँ पर Au का ऑक्सीडेशन नंबर है 3, यहाँ हो गया 0, प्लस 3 से 0 में गया, तो रिडक्शन हुआ, अपचयन हुआ, इसलिए इसका अपचयन हुआ, ये बना हमारे पास स्वर्ण सॉल, गोल्ड सॉल। तो धातु मतलब धातुओं के सॉल्ट दो विधियों से बनाए जा रहे हैं एक तरह से। एक तो ब्रैडिक आर्क विधि, जो परिक्षेपण विधियों में ब्रैडिक आर्क विधि से धातुओं के सॉल्ट बनते हैं, और संघनन विधियों में बनते हैं अपचयन द्वारा, रिडक्शन से। तीसरा हमारे पास जो इसमें पॉइंट आता है वो आता है जल अपघटन द्वारा। बाय हाइड्रोलाइसिस। बाय हाइड्रोलाइसिस, तो जल अपघटन में धातु हैलाइड की जल से क्रिया होती है। धातु हैलाइड का जल अपघटन कराया जाता है, उससे धातु हैलाइड धातु हाइड्रोक्साइड में बदल जाता है। जैसे कोई भी धातु है हमारे पास, जैसे FeCl3 फेरिक क्लोराइड है। फेरिक क्लोराइड को जल अपघटन करवाया हमने, जल के साथ क्रिया करवाई, तो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा और HCl निकल जाएगा, तो ये एक सॉल हो गया। इसी तरीके से जैसे AlCl3 है, इसमें की हमने जल के साथ क्रिया करवाई,
ये हमारे पास बन जाएगा AlOH का होल थ्राइस एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और 3HCl। तो जल अपघटन में हैलोजन की क्रिया धात्विक हैलाइड का जल अपघटन कराने पर धात्विक हाइड्रोक्साइड प्राप्त होते हैं। जैसे फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है द्विक अपघटन। चौथी पॉइंट इसमें द्विक अपघटन, डबल डिसोसिएशन। डबल डिसोसिएशन द्विक अपघटन। तो द्विक अपघटन डबल डिसोसिएशन में दो पदार्थ आपस में क्रिया करके एक्सचेंज हो जाते हैं। मतलब जैसे AS2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड है। ये आर्सेनिक ऑक्साइड की क्रिया हम H2S के साथ करवाएं, आर्सेनिक ऑक्साइड की क्रिया H2S के साथ करवाएं तो S इधर चला जाता है और O इधर चला जाता है। तो हमारे पास बनता है AS2S3 प्लस 3H2O। तो ये एक सॉल्व बन जाता है हमारे पास। तो इस तरीके से संघनन विधियां हमारे पास 4 प्रकार की हैं। ऑक्सीकरण, अपचयन, जल अपघटन, द्विक अपघटन। ऑक्सीकरण से धातुओं के सॉल्व बनते हैं, अपचयन से धातुओं के बनते हैं, जल अपघटन से हैलाइड हाइड्रोक्साइड में बदलता है, द्विक अपघटन से दोनों आपस में कोई ना कोई पदार्थ आदान प्रदान कर लेते हैं। ये हमारे पास कॉलॉइड विलयन बनाने की विधियां हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉलॉइड का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन। कॉलॉइड विलयन हमने बना लिया, अब उसमें कुछ अशुद्धियां रह जाती हैं, उन अशुद्धियों को हम दूर करेंगे, उसे हम कॉलॉइड का शुद्धिकरण बोलेंगे। तो कॉलॉइड का शुद्धिकरण क्या रहता है उसकी अपन बात करते हैं। तो कुछ विधियां हैं शुद्धिकरण की, उनमें से पहली विधि है अपोहन तथा विद्युत अपोहन। अपोहन तथा विद्युत अपोहन, डायलिसिस, एंड इलेक्ट्रोडायलिसिस। अपोहन तथा विद्युत अपोहन, डायलिसिस तथा इलेक्ट्रोडायलिसिस। इसमें क्या होता है कि जिस कॉलॉइड विलयन को अपने को शुद्ध करना है उसे चर्म पत्र या जांतव झिल्ली से बने हुए बैग में भरकर बहते हुए आसूत जल में लटका देते हैं। ये आसूत जल है, डिस्टिल वाटर। इसमें ये जो शुद्धिकरण होता है ये विसरण क्रिया द्वारा होता है, और विसरण क्रिया में आप लोग जानते हैं कि पदार्थों के अणु उनकी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो ये प्यूरिफिकेशन डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है, और इन डिफ्यूजन मॉलिक्यूल्स और सब्सटेंसेस ऑलवेज मूव फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। ये आसूत जल है, डिस्टिल वाटर। ये बहता हुआ रहता है, एक तरफ से निकलता रहता है, एक तरफ से आता रहता है। इसमें अपना कॉलॉइड विलयन है। कॉलॉइड विलयन कॉलॉइडल सॉल्यूशन है। तो अब देखो क्या होता है, ये अपोहन की बात कर रहे हैं अपन। अपोहन में जिस कॉलॉइड विलयन को शुद्ध करना है, चर्म पत्र या जांतव झिल्ली से बने बैग में भरकर बहते हुए आसूत जल में लटका देते हैं।
अच्छा, अब देखो दो प्रकार की चीजें हमने बात करी थी शुरुआत में, कॉलाइड और क्रस्ट लाभ। तो जो क्रस्ट लाभ होते हैं उनके जरिए विलयन चर्मपत्र या जांतव झिल्ली से आर पार गति कर जाते हैं, जबकि कॉलाइड के विलयन आर पार गति नहीं कर पाते हैं। तो अब इसके अंदर कॉलाइड भरा है और जो अशुद्धियां हैं वो क्रस्ट लाभ होती है, मतलब अशुद्धियां क्रस्ट लाभ होती हैं। और विसरण क्रिया यहाँ पर होती है, तो विसरण में पदार्थ उसके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर जाता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। अशुद्धियां यहाँ पर ज्यादा है, अशुद्ध जल में अशुद्धियां है नहीं है, तो यहाँ से अशुद्धियां निकलकर जल में आएंगी। और विसरण क्रिया कब तक होती है? जब तक दोनों तरफ सांद्रता बराबर नहीं हो जाए, दोनों तरफ कंसंट्रेशन इक्वल हो जाती है, तब तक डिफ्यूजन होता है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि जल को बहता हुआ ले रहे हैं, ताकि बहते हुए जल के साथ अशुद्धियां निकलती जाएं। तो जब तक इसमें से सारी अशुद्धियां निकल के बाहर नहीं आ जाएंगी, तब तक इस क्रिया को हम चलते रहने देंगे। ठीक है, जैसे अशुद्धियां इसमें से विसरित होकर सारी जल में आ जाएंगी, अपन ये थैली हटा लेंगे, अपना विलयन शुद्ध हो जाएगा। तो ये विसरण क्रिया द्वारा होता है। यदि इसमें प्रोसेस भी पूछे कौन सा है, तो विसरण द्वारा। बाय डिफ्यूजन, ये इसमें रहता है। अब यदि इसी क्रिया को एनोड और कैथोड लगाकर, इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में दोहराया जाता है, तो इसमें यदि आयनिक अशुद्धियां होती हैं तो वो शीघ्रता से दूर हो जाती है। विद्युत क्षेत्र, इस क्रिया को विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में दोहराया जाए एनोड और कैथोड लगाकर, तो उसे विद्युत अपवहन कह देते हैं। बिना विद्युत क्षेत्र के अपवहन डायलिसिस, और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में होता है तो उसे हम क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रोडायलिसिस, विद्युत अपवहन। और विद्युत अपवहन आयनिक अशुद्धियों को शीघ्रता से दूर करने में उपयोग किया जाता है। विद्युत अपवहन आयनिक अशुद्धियों को शीघ्रता से दूर करने के लिए काम में आता है। तो ये हमारे पास हो गया, इसमें शुद्धिकरण की एक विधि हो गई, अपवहन तथा विद्युत अपवहन। तो शुद्धिकरण की दूसरी विधि है सूक्ष्म या परानिस्पंदन। इसमें क्या होता है? फिल्टर पेपर से छानकर शुद्ध किया जाता है। सूक्ष्म या परानिस्पंदन में क्या होता है? फिल्टर पेपर से छानना। तो फिल्ट्रेशन बाय फिल्टर पेपर, फिल्ट्रेशन बाय फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर द्वारा छानने की क्रिया। अब क्या होता है कि जो सामान्य फिल्टर पेपर है उसके छिद्रों का आकार बड़ा होता है। सामान्य फिल्टर पेपर के छिद्रों का आकार बड़ा होता है, इसलिए उस पर हम जब कॉलाइड, अशुद्ध कॉलाइड विलयन को डालते हैं तो उसमें से वो छनता नहीं है, मतलब अशुद्धियां और कॉलाइड विलयन दोनों उसमें से निकल जाते हैं, तो शुद्ध नहीं हो पाता। इसलिए क्या करते हैं, सबसे पहले इस फिल्टर पेपर को हम या तो कोलोडियन या जिलेटिन, जो बड़े आकार के छिद्रों वाला फिल्टर पेपर है उसको कोलोडियन या जिलेटिन के विलयन में डुबोते हैं, डुबो के उसको निकालते हैं, सुखा लेते हैं, तो उसके जो छिद्रों का आकार है वो छोटा हो जाता है, उसके छिद्रों का आकार छोटा हो जाता है। सामान्य फिल्टर पेपर के छिद्रों का आकार बड़ा होता है, इसलिए उसे कोलोडियन या जिलेटिन में डुबो के बाहर निकालते तो छिद्रों का आकार छोटा हो जाता है। जब छिद्रों का आकार छोटा हो जाता है तो उससे हम जब छानेंगे कॉलाइड विलयन को, तो अशुद्धियां निकल जाएंगी और कॉलाइड विलयन उसके ऊपर रह जाएगा। इस तरीके से शुद्ध कर लिया जाएगा। ठीक है, अब कोलोडियन क्या होता है? कोलोडियन होता है 4% नाइट्रोसेलुलोज का अल्कोहल ही है,
जलीय विलयन। 4% नाइट्रोसेल्यूलोज में जल और अल्कोहल मिला रहता है, उससे विलयन बनता है, उसे हम बोलते हैं कोलोडियन। तो कोलोडियन इज द 4% नाइट्रोसेल्यूलोज इन अल्कोहलिक एक्वस सॉल्यूशन। अच्छा, अब एक चीज ये है कि जो अपन ने कोलोडियन में इसको डुबो के निकाला और छिद्रों का आकार छोटा हो गया फिल्टर पेपर का, उसके बाद जो फिल्टर पेपर बना उसे हम परानिस्पंद कहते हैं। जो कोलोडियन में डुबोने के बाद जो फिल्टर पेपर आया जिसके छिद्रों का आकार छोटा हो गया, उस फिल्टर पेपर को क्या बोलेंगे? परानिस्पंद, अल्ट्रा फिल्ट्रेट, परानिस्पंद बोलेंगे। तो इस तरीके से छान के क्वालिटी विलयन को शुद्ध कर लिया जाता है, उस क्रिया को कहा जाता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन या परानिस्पंदन। कोई डाउट इसमें? तीसरी चीज हमारे पास आती है द्रुत अपकेंद्रण। द्रुत अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन। द्रुत अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन, ये प्रोसेस जनरली ब्लड टेस्टिंग में अपन ब्लड सीरम, रक्त का सीरम निकालने के लिए करते हैं। इसके अलावा जो दूध का काम करते हैं वो दूध से फैट निकालने के लिए इस तरीके की चीज का उपयोग करते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, द्रुत अपकेंद्रण में एक अपकेंद्रण मशीन होती है, सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, और वो जो सेंट्रीफ्यूज मशीन कुछ इस तरीके की सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है। इसमें कुछ इस तरीके के उसमें कुछ स्पेस होते हैं जिसमें टेस्ट ट्यूब को रखा जा सकता है। ऐसे इसमें स्पेस होते हैं, जगह होती है। अब क्या करना है अपने को कि जिस कोलॉइड विलयन को अपने को शुद्ध करना है उसको टेस्ट ट्यूब में भरकर उस टेस्ट ट्यूब को इसमें रख देते हैं। सारे ऐसे टेस्ट ट्यूब भर के इसमें रख देते हैं। इसमें रख के फिर इसके अंदर जो मशीन है उसको तेजी से घुमाया जाता है, बहुत तेजी से ये घूमती है। सेंट्रीफ्यूज अपकेंद्रण, द्रुत अपकेंद्रण मशीन जो है वो तेजी से घूमती है। तेजी से घूमने के कारण जो कोलॉइडी कण है वो कोलॉइडी कण इस टेस्ट ट्यूब के नीचे बैठ जाते हैं। कोलॉइडी कण टेस्ट ट्यूब के नीचे बैठ जाते हैं और जो दूसरा बाकी विलयन और अशुद्धियां हैं वो ऊपर रह जाती हैं। तो कोलॉइडी कण नीचे बैठ गए, अशुद्धियां ऊपर रह गई। फिर इसको जब ऐसा हो जाएगा, ये नीचे बैठ जाएंगे, इसको बाहर निकालेंगे टेस्ट ट्यूब को, और ये जो विलयन है इस विलयन को फैला देते हैं, डोल देंगे। डोल के अब नीचे क्या बच गया? कोलॉइडी कण बच गए। इन कोलॉइडी कणों में जल मिला के वापस से कोलॉइडी विलयन बन जाएगा जो कि शुद्ध रूप में होगा। तो ये बात समझना आ गई। द्रुत अपकेंद्रण मशीन में क्या होता है, बहुत तेजी से घुमाते। सबसे पहले इसमें ऐसे जगह होते हैं टेस्ट ट्यूब में, परख नली में कोलॉइडी विलयन भर के इस द्रुत अपकेंद्रण मशीन में रख देते हैं। रख के उसको बहुत तेजी से घुमाया जाता है। घुमाने से क्या होता है, जो कोलॉइडी कण है वो उस परख नली में टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाते, सेटल डाउन हो जाते हैं। फिर जब वो नीचे बैठ जाते हैं तो उसको निकाल के जो विलयन है जिसमें अशुद्धियां हैं उनको तो ढोल देते हैं, फैला देंगे, और कोलॉइडी कणों में जल मिला के वाटर ऐड करके वापस से कोलॉइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, कोलॉइडी विलयन बन जाएगा, तो वो शुद्ध होगा। इस तरीके से अपने शुद्धिकरण की विधियां हो गई। इस तरीके से कोलॉइड विलयन को शुद्ध कर लेते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज की अपन बात करेंगे।
कोलॉइडी कणों के गुण की बात करें, कोलॉइड के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स। तो सबसे पहले अपन जैसे बात करेंगे इसमें ब्राउनी गति, ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनी गति, ब्राउनियन मूवमेंट, ये दी थी रॉबर्ट ब्राउन ने। रॉबर्ट ब्राउन ने दी। अभी 2019 में ही क्वेश्चन पूछा था ये जेट में कि ब्राउनी गति किसने दी, तो ब्राउनी गति रॉबर्ट ब्राउन ने दी थी। तो गिवन बाय रॉबर्ट ब्राउन। तो पहली बात तो ब्राउनी गति किसने दी, रॉबर्ट ब्राउन ने दी। ब्राउनी गति क्या होती है, कोलॉइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति। कोलॉइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी गति, जिगजैग, मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स इट्स कॉल्ड एज ब्राउनियन मूवमेंट। तो कोलॉइडी कणों की टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग गति को ब्राउनी गति कहते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने दी। ये कोलॉइडी कणों के बीच आपस में टक्कर के कारण होती है या चार्ज डेवलपमेंट के कारण होती है। ठीक है, आवेश उत्पन्न हो जाता है, उस वजह से होती है। तो असमान टक्कर या चार्ज उत्पन्न होने की वजह से, चार्ज डेवलपमेंट के कारण ये होती है, उसे अपन क्या कह रहे हैं, ब्राउनी गति। टिंडल दूसरा हमारे पास कौन है, सेकंड प्रॉपर्टी टिंडल्स इफेक्ट, टिंडल प्रभाव। ये भी साइंटिस्ट के नाम पर है। तो ये टिंडल ने दिया था, वैज्ञानिक का नाम है टिंडल। ठीक है, तो ये टिंडल ने दिया। अब टिंडल प्रभाव क्या होता है, एक तरह से प्रकाश प्रकीर्णन की घटना। कोलॉइडी कणों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन की घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट by colloidal particles it's called as Tyndall's effect। कोलॉइडी कणों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन की घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। स्कैटरिंग ऑफ लाइट by colloidal particles it's called as Tyndall's effect। तो अब कारण पूछे टिंडल प्रभाव किस कारण से होता है, तो प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। कोलॉइडी कणों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन के कारण होता है टिंडल प्रभाव। तो रीजन ऑफ टिंडल इफेक्ट इज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। क्या होता है टिंडल प्रभाव, जैसे एक कोई बंद कमरा है, अंधेरा बंद कमरा है, उसमें दो प्रकार के विलयन अपने पास रखे हुए हैं। एक वास्तविक विलयन है, एक कोलॉइडल विलयन है, ट्रू सॉल्यूशन। कोलॉइड है, तो अब कोई एक लाइट सोर्स है, प्रकाश स्रोत, लाइट सोर्स, इससे प्रकाश आपतित होता है, उसको एक प्रिज्म से होके, एक लेंस से होके अपन पास करवाते हैं। यहाँ से जैसे कोई प्रकाश आया, यहाँ से सीधा होके इन पर इसको डालेंगे अपन। तो जब ये वास्तविक विलयन से गुजरेगा तो गुजर के आर पार तो चला जाएगा, यहाँ से निकल के, इस विलयन से निकल के आगे
आर पार तो जाएगा, लेकिन इसका पाथ दिखाई नहीं देगा, इसका रास्ता दिखाई नहीं देगा कि ये कहाँ से निकल रहा है, प्लस के अंदर इसमें कुछ नहीं दिखाई देगा विलयन के अंदर। जबकि ये यदि कोलोइडल सॉल्यूशन से निकलेगा तो इसका पाथ पूरा में स्पष्ट विजिबल रहेगा। तो जहां से ये गुजर रहा है वो पूरा पूरा पाथ हमें दिखाई देगा। इसी को हम टिंडल प्रभाव कह रहे हैं, और ये किस कारण से होता है? प्रकाश प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, तो टिंडल प्रभाव क्या है? सीधी सी बात है, प्रकाश प्रकीर्णन की घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। कहाँ होता है ये? जनरली आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कोई एक बिल्कुल बंद कमरा सा है, उसकी कोई छोटी सी कहीं उसमें से एक छेद हो रखा है ना, झोंपड़ी वगैरह कहीं ऐसे होते हैं, तो उसमें से बिल्कुल एक छोटी सी प्रकाश की पुंज आता है, प्रकाश किरण आती है, लाइट बीम उसमें आती है। उसमें आप देखते हैं धूल के कण आपको ऐसे चलते हुए दिखाई देते हैं, डस्ट पार्टिकल्स का मूवमेंट आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, वो टिंडल प्रभाव है। ठीक है, आप लोग जल्दी से कभी पिक्चर हॉल में जाते हैं मूवी देखने, तो वहाँ पर जो पर्दा होता है सामने पीछे से पिक्चर प्रोजेक्शन, वो लाइट बीम डालते हैं, उस पर प्रकाश की जो फोकस उस पर डालते हैं, तो उसमें भी अलग बात है, अपने ध्यान नहीं देते उसके साथ होते तो उसमें भी डस्ट पार्टिकल्स अपने को दिखाई देते हैं, वो भी टिंडल प्रभाव की घटना है। आकाश आपको नीला दिखाई देता है, ब्लू कलर ऑफ स्काई, वो भी टिंडल प्रभाव के कारण ही होता है, तो प्रकाश प्रकीर्णन के कारण होता है। ये है आपके पास स्कैटरिंग ऑफ लाइट, टिंडल प्रभाव। थर्ड प्रॉपर्टी, तीसरा गुण हमारे पास आता है विद्युत कण संचलन या धन कण संचलन। विद्युत कण संचलन या धन कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोड लगा देते हैं हम, एनोड और कैथोड। ये जैसे एनोड है, ये कैथोड है, और इसको एक्सटर्नल सर्किट से हम बैटरी से जोड़ देते हैं। तो एनोड और कैथोड मतलब इलेक्ट्रोड लगाकर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो जो धनात्मक जो सॉल है, पॉजिटिव सॉल, वो कैथोड की ओर गति करने लगते हैं, और ऋणात्मक सॉल है वो एनोड की ओर गति करने लगते हैं। तो सीधी सी बात हम बोल सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन विद्युत कण संचलन कहलाता है। मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स टुवर्ड्स अपोजिट इलेक्ट्रोड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र लगा दिया हमने, विद्युत धारा प्रवाहित की, तो जो धनात्मक सॉल हैं वो कैथोड की ओर गति करेंगे, जो ऋणात्मक सॉल हैं वो एनोड की ओर गति करेंगे। यही विद्युत कण संचलन कहलाता है। तो कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन क्या कहलाता है? विद्युत कण संचलन या धन कण संचलन, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। ठीक है, अब दो प्रकार के सॉल है, धनात्मक सॉल और ऋणात्मक सॉल। धनात्मक और ऋणात्मक सॉल। धनात्मक सॉल में एक तो जितने भी धातु ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, किसी भी धातु के साथ में O आ रहा है वो धनात्मक सॉल में आएगा। धातु ऑक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड, धातु के साथ में OH आ रहा है, धनात्मक पॉजिटिव सॉल होगा। क्षारीय रंजक बेसिक डाइज, एल्कली और बेसिक डाइज। जनरली क्षारीय रंजक में के नाम के पीछे येलो लगा होता है, बटर येलो है ना, एनिलीन येलो, तो येलो लग रहा है मतलब वो क्षारीय रंजक है। एक हीमोग्लोबिन, ध्यान रखना रक्त ऋणात्मक सॉल है, जबकि रक्त के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो धनात्मक सॉल है। ठीक है, क्योंकि रक्त में पोरफायरिन बलय होती है, और पोरफायरिन बलय में आयरन धातु होती है, मेटल Fe+2, वो धनात्मक होता है, तो इसलिए हीमोग्लोबिन धनात्मक सॉल है।
तो धनात्मक सॉल में कौन कौन है? धातु ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, क्षारीय रंजक और हीमोग्लोबिन। ऋणात्मक सॉल में आते हैं धातुओं के सॉल, किसी भी धातु का सॉल, सिर्फ धातु, जैसे स्वर्ण सॉल, कॉपर सॉल, प्लेटिनम सॉल, तो कोई धातु का सॉल होगा। धातु के सल्फाइड, एस आ रहा है धातु के साथ में, तो धातु सल्फाइड ऋणात्मक सॉल होगा। अम्लीय रंजक, एसिडिक डाइज, अम्लीय रंजक। अम्लीय रंजक पहचानने के लिए आपको ध्यान रखना है कि किसी के भी नाम के बाद में ऑरेंज या रेड लग रहा है तो वो अम्लीय रंजक होता है। ऑरेंज या रेड, जैसे मैथिल ऑरेंज, ऑरेंज फर्स्ट, ऑरेंज सेकंड, ठीक है, मैथिल रेड, तो ये रेड या ऑरेंज लग रहा है तो अम्लीय रंजक होता है। इसके अलावा रक्त, एल्बुमिन, जिलेटिन, गोंद, ये दूसरे जो भी बचे वो सब क्या होता है अपने पास? ऋणात्मक सॉल में होते हैं। तो ये आपको लिस्ट पता होनी चाहिए धनात्मक और ऋणात्मक सॉल की। बाकी विद्युत कण संचलन क्या हो गया? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलाइडी कणों का विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन विद्युत कण संचलन कहलाता है। मतलब धनात्मक कोलाइड कैथोड की ओर गति करेंगे और ऋणात्मक कोलाइड एनोड की ओर गति करेंगे। अगला गुण अपन इसका देखेंगे। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास चौथा गुण है इसका स्कंदन या ऊर्णन, कोएगुलेशन और फ्लोक्यूलेशन। स्कंदन या ऊर्णन, कोएगुलेशन या फ्लोक्यूलेशन। स्कंदन में देखो क्या होता है कि कोलाइड है कोई भी हमारे पास, कोलाइडी विलयन है, उसको हमने विद्युत अपघट्य मिलाया, उसमें विद्युत अपघट्य मिलाने पर उसका नीचे बैठ जाना, मतलब अवक्षेप आ जाएगा, इस घटना को स्कंदन कहते हैं। कोई भी कॉलॉइड है, उस कॉलॉइड में कोई इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, इलेक्ट्रोलाइट मिलाने पर वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा और उसका प्रेसिपिटेट आ जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कोएगुलेशन। तो कोएगुलेशन स्कंदन की क्या परिभाषा हो गई? कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाने पर उसका नीचे बैठ जाने की घटना स्कंदन कहलाती है। ये क्वेश्चन भी 2019 में आया था। बिल्कुल ये के यही था क्वेश्चन कि कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाने पर उसको नीचे बैठ जाने की घटना क्या कहलाती है? तो वो स्कंदन कहलाती है, स्कंदन कहलाती है। ठीक है, तो सेटल डाउन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स बाय इलेक्ट्रोलाइट, सेटल डाउन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स बाय इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड एज कोएगुलेशन और फ्लोक्यूलेशन। ठीक है, तो कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघट्य मिलाने पर उसका नीचे बैठ जाने की घटना स्कंदन या ऊर्णन कहलाती है। ओके, इसमें अच्छा ये जो है ये पेप्टीकरण की विपरीत क्रिया है। इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ पेप्टाइजेशन। पेप्टीकरण की विपरीत क्रिया है। पेप्टीकरण में क्या करते थे? अवक्षेप में विद्युत अपघट्य मिलाते थे, कोलाइड बनता था। पेप्टाइजेशन में, पेप्टीकरण में अवक्षेप में विद्युत अपघट्य मिलाते कोलाइड बनता। यहाँ पर क्या होता है? कोलाइड में विद्युत अपघट्य मिला रहे, अवक्षेप बन रहा है। तो दीज बोथ आर रिवर्स टू ईच अदर। स्कंदन और पेप्टीकरण दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन जो पेप्टीकरण है, पेप्टाइजेशन, वो बनाने की विधि है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन है, और स्कंदन इसकी प्रॉपर्टी है, गुण है। ठीक है, तो स्कंदन हमने समझ में आ गया कि कोलाइड में विद्युत अपघट्य मिलाने पर उसका नीचे बैठ जाने की घटना स्कंदन या ऊर्णन कहलाती है। ठीक है, इसके अंदर एक नियम आता है हार्डी-सुल्जे का नियम, वो अपन देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर एक नियम आ रहा है हमारे पास, हार्डी-सुल्जे का नियम, हार्डी-सुल्जे रूल। हार्डी-सुल्जे का नियम, देखो हम बात कर रहे थे स्कंदन की, अब उसमें होती है स्कंदन क्षमता। स्कंदन देखो कब होता है? दो प्रकार के कोलाइड थे हमारे पास, धनात्मक कोलाइड और ऋणात्मक कोलाइड। तो धनात्मक कोलाइड का स्कंदन ऋणायन द्वारा होगा
और ऋणात्मक कॉलॉइड का स्कंदन धनायन द्वारा होगा। अपोजिट चार्ज से स्कंदन होता है, कोएगुलेशन होता है। मतलब पॉजिटिव कॉलॉइड कोएगुलेट बाय नेगेटिव आयन एंड द नेगेटिव कॉलॉइड कोएगुलेट्स बाय पॉजिटिव आयन। तो धनात्मक कॉलॉइड का ऋणायन से और ऋणात्मक कॉलॉइड का धनायन से स्कंदन होता है। और अब जो जितना उसमें एक चीज होती है स्कंदन क्षमता, कोएगुलेशन पावर, जो जितना जल्दी स्कंदित होगा जिसकी वजह से जो आयन जल्दी स्कंदन करेगा उसकी स्कंदन क्षमता ज्यादा होगी। तो किसी भी आयन की स्कंदन क्षमता, किसी भी आयन की स्कंदन क्षमता उस पर आवेश के समानुपाती होती है। कोएगुलेशन पावर ऑफ एनी एक्टिव आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज और वैलेंसी। मतलब सीधी बात है, जिस पर जितना ज्यादा आवेश होगा, चार्ज होगा, उसकी स्कंदन क्षमता, कोएगुलेशन पावर ज्यादा होगी। और स्कंदन क्षमता ज्यादा तो स्कंदन मान कम। मोर कोएगुलेशन पावर, लो कोएगुलेशन वैल्यू, उल्टे चलते हैं। तो सीधी आपको स्कंदन क्षमता देखनी है, तो जिस पर आवेश ज्यादा है वो अपने को देखनी रहेगी। ठीक है, तो स्कंदन क्षमता स्कंदन क्षमता समानुपाती आवेश या संयोजकता जो आयन है उस पर, और व्युत्क्रमानुपाती स्कंदन मान, मतलब कोएगुलेशन पावर समानुपाती होगा चार्ज और वैलेंसी, और व्युत्क्रमानुपाती होगा कोएगुलेशन वैल्यू। कोएगुलेशन वैल्यू तो किसी भी सक्रिय आयन की स्कंदन क्षमता उसके आवेश के समानुपाती होती है और स्कंदन मान उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो सीधी बात आपको ध्यान रखनी है कि जिस पर ज्यादा आवेश होगा प्लस माइनस में किसी में ही, उसकी स्कंदन क्षमता ज्यादा होगी लेकिन मान कम होगा। अब धनात्मक के लिए ऋणात्मक और ऋणात्मक के लिए धनात्मक का होता है। तो ऋणात्मक कॉलॉइड के स्कंदन के लिए धनायनों की स्कंदन क्षमता का क्रम, ऋणात्मक कॉलॉइड के स्कंदन के लिए धनायनों की स्कंदन क्षमता का क्रम, मतलब ऑर्डर ऑफ कोएगुलेशन पावर ऑफ कैटायंस फॉर द कोएगुलेशन ऑफ नेगेटिव कॉलॉइड्स। तो जैसे देखिए Na प्लस Mg प्लस 2 Al प्लस 3 Si प्लस 4। तो Na प्लस Mg प्लस 2 Al प्लस 3 Si प्लस 4 किसकी स्कंदन क्षमता कोएगुलेशन पावर ज्यादा होगी? तो सीधी बात आप ध्यान रखेंगे, जिस पर ज्यादा चार्ज होगा वो चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में हो, उसकी स्कंदन क्षमता ज्यादा होती है। तो यहाँ पर स्कंदन क्षमता ज्यादा होगी Si प्लस 4 की, जबकि स्कंदन मान पूछता तो Na प्लस का ज्यादा होगा। ठीक है, इसी तरीके से अपन जैसे देखें धनात्मक सॉल के स्कंदन के लिए, धनात्मक सॉल के स्कंदन के लिए ऋणायनों की स्कंदन क्षमता का क्रम, धनात्मक सॉल के स्कंदन के लिए ऋणायनों की स्कंदन क्षमता का क्रम
तो जैसे ऋणायन हमारे पास आ गए Cl माइनस SO4 माइनस 2, PO4 माइनस 3 और FeCN6 माइनस 4। और स्कंदन क्षमता इसमें पूछे कोएगुलेशन पावर, तो इस पर -1 है, -2, -3, -4। जिस पर ज्यादा आवेश होगा उसकी स्कंदन क्षमता ज्यादा, तो ज्यादा आवेश किस पर है, -4, इसलिए इसकी स्कंदन क्षमता ज्यादा हो गई। तो हार्डी-शुल्जे का नियम क्या कहता है, किसी भी पदार्थ के सक्रिय आयन की स्कंदन क्षमता उसके आवेश या संयोजकता के समानुपाती होती है। मतलब आवेश या संयोजकता बढ़ेगी तो स्कंदन क्षमता बढ़ती है। ठीक है, कोएगुलेशन पावर ऑफ एनी एक्टिव आयन ऑफ द सब्सटेंस is directly proportional to its charge or valency. As the charge or valency increase, coagulation power will increase. ठीक है, अब नेगेटिव कोलेट के लिए पॉजिटिव आयन चाहिए और पॉजिटिव कोलेट के लिए नेगेटिव आयन चाहिए, तो सीधी बात ये ध्यान रखें। अब यहाँ पर यदि क्वेश्चन हमारे पास जैसे आता है, क्वेश्चन हुआ आपको, जैसे उसने कोई कोलेट दे दिया, उसने आपको बोला FeOH का होल थ्राइस, FeOH का होल थ्राइस, ये कोलाइड है, इसका स्कंदन क्षमता मतलब का स्कंदन आसानी से किसके द्वारा होगा, इजीली किससे या कोएगुलेट होगा। और आपको ये अपने पास आंसर्स दे दे ये कि Na प्लस Al प्लस 3 SO4 माइनस 2 और NO3 माइनस। तो ये अपने पास जैसे क्वेश्चन हो गया कि FeOH का होल थ्राइस का शीघ्र स्कंदन किससे होगा, तो हम जानते हैं कि स्कंदन उसका जल्दी होता है जिस पर, उसके द्वारा जल्दी होता है जिस पर आवेश ज्यादा होता है। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि ये ऋणात्मक कोलाइड है या धनात्मक कोलाइड है। तो धातुओं के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड धनात्मक कोलाइड होते हैं, पॉजिटिव सॉल। FeOH का होल थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड है जो कि पॉजिटिव सॉल है, धनात्मक कोलाइड है। और पॉजिटिव सॉल का स्कंदन नेगेटिव आयन द्वारा होता है, ऋणायन द्वारा होता है। जिस पर चार्ज ज्यादा होगा वो जल्दी स्कंदन करेगा। इस पर -1 है, इस पर -2 है, इसलिए SO4 -2 इसका राइट आंसर होगा। इस पर ज्यादा चार्ज होगा वो जल्दी स्कंदन करेगा। ये हमारे पास हुआ हार्डी-शुल्जे का नियम। इसमें एक और जैसे अपन लेते हैं, तो जैसे अपने पास दो क्वेश्चन है कि KNO3 K2SO4 K3PO4 में किसकी स्कंदन क्षमता कोएगुलेशन पावर ज्यादा होगी। यहाँ पर हमें चार्ज नहीं दिख रहा है, आवेश नहीं दिख रहा है, तो या तो अपन चार्ज निकाल लेते हैं। NO3 का -1 होता है, SO4 का -2 होता है, PO4 का -3 होता है। आपको चार्ज नहीं निकालना आ रहा है, आप तो सीधी सी बात ध्यान रख लो, जिसमें ज़्यादा ग्रुप से समूह जुड़े हुए हैं, ज़्यादा परमाणु जुड़े हुए हैं, उसकी कोएगुलेशन उस पर चार्ज ज़्यादा होगा। इसमें 1 जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहे हैं, 3 जुड़ रहे हैं, तो जिसमें ज़्यादा जुड़ रहे हैं उस पर चार्ज ज़्यादा होगा, तो इसलिए इसकी कोएगुलेशन पावर ज़्यादा होगी। और जिसकी कोएगुलेशन पावर स्कंदन क्षमता ज़्यादा है उसका मान कम रहता है, तो मान उल्टा हो जाएगा, तो KNO3 का मान सबसे ज़्यादा होगा। इस तरीके से अपन इसके क्वेश्चंस कर सकते हैं। आगे अपन देखते हैं रक्षक कोलाइड। चलिए देखिए रक्षक कोलाइड क्या होता है। हमने दो प्रकार के कोलाइड पढ़े थे, द्रव स्नेही, द्रव विरोधी, लायोफिलिक, लायोफोबिक। द्रव स्नेही में दोनों के बीच में आकर्षण होता है, प्रबल आकर्षण होता है। द्रव विरोधी में कोई आकर्षण नहीं होता है। अब देखिए कोई भी द्रव विरोधी कोलाइड है, लायोफोबिक कोलाइड, इसमें हमने कोई विद्युत अपघट्य मिलाया, इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, तो इसका स्कंदन हो जाता है। स्कंदन इसका हो जाता है। स्कंदन हमेशा द्रव विरोधी कोलाइड का ही होता है, ध्यान रखेंगे। जो कोएगुलेशन स्कंदन की बात कर रहे थे अपन, वो द्रव विरोधी का होता है।
तो द्रव विरोधी कोलाइड में विद्युत अपघट्ट मिलाने पर उसका स्कंदन हो जाता है। जबकि दूसरी कंडीशन से अपन देखें कि द्रव स्नेही कोलाइड है, लायोफिलिक, उसमें भी हमने विद्युत अपघट्ट मिलाया, तो इसका स्कंदन नहीं होता है। इसका स्कंदन नहीं होता है। द्रव विरोधी कोलाइड में विद्युत अपघट्ट मिला रहे, स्कंदन हो गया। द्रव स्नेही में विद्युत अपघट्ट मिलाया, स्कंदन नहीं हो रहा। अब क्या करें, अगली कंडीशन एक अपन देखें कि द्रव विरोधी कोलाइड लें, उसमें थोड़ा सा द्रव स्नेही कोलाइड भी की उपस्थिति रखें और फिर विद्युत अपघट्ट मिलाएं। लायोफोबिक, उसमें थोड़ा सा मिलाएं। लायोफिलिक, उसमें मिलाएं इलेक्ट्रोलाइट। तो इस कंडीशन में भी स्कंदन नहीं होता है। अब देखना, आप समझेंगे आप बात को। द्रव विरोधी कोलाइड में विद्युत अपघट्ट मिलाया, स्कंदन कोएगुलेशन हो गया। द्रव स्नेही लायोफिलिक में मिलाया, स्कंदन नहीं हुआ। अब क्या किया, द्रव विरोधी कोलाइड में पहले थोड़ा सा द्रव स्नेही लायोफिलिक मिलाया, फिर विद्युत अपघट्ट मिलाया, तो स्कंदन नहीं हुआ। अकेले द्रव विरोधी का हो रहा था, द्रव स्नेही मिला दिया तो स्कंदन रुक गया। इसका मतलब इसकी स्कंदन से रक्षा करी किसने, द्रव स्नेही कोलाइड ने। तो द्रव स्नेही कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड की स्कंदन से रक्षा करता है, इसलिए द्रव स्नेही कोलाइड को ही रक्षक कोलाइड कहते हैं। तो रक्षक कोलाइड समझने की बात कि द्रव स्नेही कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड की स्कंदन से रक्षा करता है, इसलिए द्रव स्नेही कोलाइड को ही रक्षक कोलाइड कहते हैं। सो लायोफिलिक कोलाइड इज कॉल्ड एज प्रोटेक्टिव कोलाइड। तो रक्षक कोलाइड कौन होते हैं, जो द्रव स्नेही कोलाइड है वो रक्षक कोलाइड होते हैं। लायोफिलिक कोलाइड्स आर प्रोटेक्टिव कोलाइड। अगला पॉइंट हम देखते हैं, स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक, गोल्ड नंबर। देखिए, द्रव विरोधी कोलाइड की स्कंदन से रक्षा करना है द्रव स्नेही कोलाइड। लायोफिलिक कोलाइड प्रोटेक्ट कर रहा है लायोफोबिक को फ्रॉम कोएगुलेशन। तो उसको मतलब द्रव विरोधी कोलाइड को स्कंदन से बचाने के लिए जितने मिलीग्राम द्रव स्नेही कोलाइड की आवश्यकता होती है, उसी को गोल्ड नंबर स्वर्णांक कहते हैं। मतलब द्रव विरोधी कोलाइड को स्कंदन से बचाने के लिए जितने मिलीग्राम द्रव स्नेही लायोफिलिक कोलाइड की रिक्वायरमेंट होती है, वो ही उसका स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक कहलाता है। स्वर्णांक, स्वर्ण संख्या, गोल्ड नंबर जितना कम होता है रक्षक कोलाइड, प्रोटेक्टिव कोलाइड, उतना अच्छा होता है। जिसका गोल्ड नंबर स्वर्णांक कम होगा वो ही क्या होगा, उसका मतलब उतना अच्छा क्या होगा, वो रक्षक कोलाइड होगा। तो द्रव विरोधी कोलाइड को स्कंदन से बचाने के लिए आवश्यक द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा क्या कहलाती है, स्वर्ण संख्या कहलाती है। द्रव विरोधी कोलाइड को स्कंदन से बचाने के लिए आवश्यक द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में मात्रा स्वर्णांक या स्वर्ण संख्या कहलाती है। तो अमाउंट ऑफ लायोफिलिक कोलाइड इन मिलीग्राम
which is required to protect the coagulation of lyophobic colloid from electrolyte. अब जैसे 10 ml स्वर्ण सॉल है, गोल्ड सॉल, और धातुओं के जो सॉल होते हैं वो धातु, जिसमें धातु मेटल, धातु सल्फाइड, धातु हाइड्रोक्साइड, ये सब द्रव विरोधी होते हैं। तो ये द्रव विरोधी है, लायोफोबिक। इसमें हम मिलाएं 1%, मतलब 1 ml 10% NaCl, ये विद्युत अपघट्य हुआ। इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य इलेक्ट्रोलाइट। 10 ml स्वर्ण सॉल में 1 ml 10% NaCl मिलाया तो इसका स्कंदन हो जाता है। इसका कोएगुलेशन हो जाता है। अब हमें ये कोएगुलेशन, स्कंदन क्या करना है? रोकना है। तो इस स्कंदन को रोकने के लिए जितने मिलीग्राम क्या मिलाएंगे? द्रव स्नेही कोलाइड, कोई क्या होगा उसकी स्वर्ण संख्या। तो इस स्कंदन को रोकने के लिए मैं यही बात होगी, मतलब 10 ml स्वर्ण सॉल को 1 ml 10% NaCl द्वारा स्कंदित होने से बचाने के लिए जितने मिलीग्राम द्रव स्नेही कोलाइड मिलाएंगे वही उसकी क्या कहलाएगी? स्वर्ण संख्या, स्वर्णांक कहलाएगी। 10 ml स्वर्ण सॉल को 1 ml 10% NaCl विलयन द्वारा स्कंदन से बचाने के लिए जितने मिलीग्राम द्रव स्नेही कोलाइड की मात्रा मिलाई जाएगी वो उसका स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक कहलाएगी। स्वर्ण संख्या जितनी कम होती है रक्षक कोलाइड उतना अच्छा होता है। तो जिस पदार्थ की या जिस द्रव स्नेही कोलाइड की स्वर्ण संख्या, स्वर्णांक का मान जितना कम होता है वो उतना अच्छा प्रोटेक्टिव कोलाइड होता है, रक्षक कोलाइड होता है। सबसे कम जिलेटिन का होता है, इसलिए सबसे अच्छा प्रोटेक्टिव कोलाइड जिलेटिन होता है। इसके लिए गोल्ड नंबर 0.005 होता है। उसके बाद हीमोग्लोबिन 0.03, एल्बुमिन 0.15 और सबसे बेकार होता है स्टार्च, उसका 2.5 होता है। तो जितना कम गोल्ड नंबर उतना अच्छा रक्षक कोलाइड, प्रोटेक्टिव कोलाइड होता है। फिर हमारे पास आता है लास्ट पॉइंट इसमें के कोलाइड विलयनों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स कहाँ अपने काम में आता है। तो मैं आप लोगों को जैसे बता रहा हूँ कि आकाश का नीला रंग, आकाश का नीला रंग, तो आकाश का पूछेगा आकाश का नीला रंग क्यों दिखाई देता है? तो टिंडल प्रभाव के कारण। रीजन है टिंडल प्रभाव या प्रकाश प्रकीर्णन। आकाश का नीला रंग टिंडल प्रभाव या प्रकाश प्रकीर्णन के कारण होता है। ब्लू कलर ऑफ स्काई इज ड्यू टू टिंडल्स इफेक्ट और स्कैटरिंग ऑफ लाइट। रक्त का पिटकरी द्वारा रक्त का थक्का, coagulation of blood by alum, ये कोएगुलेशन स्कंदन द्वारा होता है। तो कई पॉइंट है जो स्कंदन द्वारा होंगे, एक साथ अपन उनको लिख देंगे। फिटकरी द्वारा जल का शोधन,
प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर बाय एलम, उद्योगों में धूम्र अवक्षेपण, स्मोक प्रेसिपिटेशन, इन इंडस्ट्रीज, डेल्टा निर्माण, नदी पर बनता है डेल्टा फॉर्मेशन, आर्टिफिशियल रेनिंग, कृत्रिम वर्षा, सीवेज से गंदगी दूर करने में, इन सीवेज ट्रीटमेंट, ये जो है इन सबका कारण रहता है स्कंदन द्वारा। स्कंदन द्वारा कोएगुलेशन, एक इसमें वो भी आता है रबड़ और चमड़ा उद्योगों में, रबड़ एवं चमड़ा उद्योग में, इन रबड़ एंड लेदर इंडस्ट्रीज, एक फोटोग्राफिक प्लेट में होता है। तो फोटोग्राफिक प्लेट में अपन फोटोग्राफिक प्लेट जो एक्सरे की जो फिल्म आती है उसके ऊपर जिलेटिन के साथ AgBr सिल्वर ब्रोमाइड की पायस परत चढ़ाई जाती है। AgBr सिल्वर ब्रोमाइड की पायस परत चढ़ाई जाती है। तो ये चैप्टर अपना हो जाता है। कल अपन शाम में पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम, तो वो अपन देख लेंगे।